हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सीटेट PYQ का एनालिसिस कर रहे थे, आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है EVS का और ये पेपर है 28 दिसंबर 2021 का। इससे पहले के सेशन में हम लोग ने मैथ सेक्शन का एनालिसिस किया था इसी डेट का। आज हम लोग EVS का करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द हाउस ऑफ ए पेशेंट इज एट X एंड द हॉस्पिटल वेयर ही इज गेटिंग हिज ट्रीटमेंट इज एट Y. There is no straight line from the patient house to the hospital. Therefore, the patient first go to A, which is 800 meter due to east of X. देखिए ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको पढ़ते चलते हैं और फिर इसका डायरेक्शन भी बनाते चलते हैं। द हाउस ऑफ ए पेशेंट इज एट X, तो मान लीजिए हम यहाँ पे X मान लेते हैं। हॉस्पिटल वेयर ही इज गेटिंग हिज ट्रीटमेंट वो Y पे है। देर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पेशेंट हाउस टू द हॉस्पिटल। देयर फॉर द पेशेंट फर्स्ट गो टू द A विच इज 800 मीटर टू ईस्ट ऑफ X. देखिए पहले वो A पे जाता है जो 800 मीटर ईस्ट में है। ओके, देन गोज टू B विच इज 600 ड्यू साउथ ऑफ A. साउथ नीचे होगा, 600 मीटर यहाँ आता है B पे। ओके, देन टू C विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट. अब B से 150 मीटर C पे जाता है यहाँ पे। ओके, देन फाइनली रीचेस टू द हॉस्पिटल Y विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ. अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे Y पे पहुँचता है हॉस्पिटल जो कहाँ पे है 100 मीटर C से नॉर्थ पे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट हाउस इज. हॉस्पिटल से उसके घर का डायरेक्शन पूछा है, तो देखिए ये थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि 800 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस होगी। हमारा यहाँ 150 और 800 मीटर यहाँ पे हो गया था, तो X यहाँ कर लीजिए। तो Y से यहाँ X का जो घर है, Y हॉस्पिटल है, X उसका घर है, तो किस डायरेक्शन में होगा विथ रिस्पेक्ट टू. तो देखिए ये ऊपर नॉर्थ होगा और इधर वेस्ट होगा और इधर नॉर्थ होगा, तो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. ओके, तो देखिए साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. ओके, गॉट इट. चलते हैं इसके हिंदी वाले पैटर्न पे, फिर से समझ लीजिए. X घर यहाँ पे है, वो 800 मीटर चल के जाता है A पे, फिर 600 मीटर चलता है B पे, और फिर B से C पे जाता है 150 मीटर ये C पे, और फिर C से Y पे जाता है 100 मीटर. तो Y जो हॉस्पिटल है, Y से उसका घर पूछा था, घर का डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में उसका घर हो जाएगा. उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम. गॉट इट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क इज. वो पक्षी जो अपनी गर्दन को झटके से साथ आगे पीछे घुमा सकती है. तो देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है. तो पीजन मतलब कबूतर नहीं, पैरेट नहीं, आउल, आउल तो पूरा घुमा लेता है 180 डिग्री तक, तो ये भी नहीं होता है. इसका राइट आंसर क्या होता है, मैना. ओके, मैना एक ऐसी चिड़िया है जो झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकती है. ओके, ये देखिए अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है मैना. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है. ओके, सीटेट के ये फेवरेट क्वेश्चन है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज। अब देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया कि वो पक्षी जो अपनी गर्दन को बहुत हद तक घुमा सकता है, पीछे घुमा सकता है, मतलब 180 डिग्री तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को, तो वो कौन सी पक्षी होता है? आउल। ये क्या है? उल्लू वो पक्षी होता है। ओके, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है उल्लू। ओके, ये था इसका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय विजुअली impaired person. In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because of these raised dots are visually impaired person can read by running their finger on them. The script is based on. देखिए जो ब्रेल लिपि होती है, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको पढ़ने लिखने के लिए ल्यूइस ब्रेल ने स्क्रिप्ट बनाई थी ताकि वो अंधे लोग भी पढ़ लिख सकें। तो वो कैसे? टच करके अक्षरों को पहचानते हैं। तो वो जो लेटर होते हैं उनके, वो किस स्क्रिप्ट पे बेस्ड होते हैं? उनमें क्या 10 पॉइंट्स होते हैं, 8 पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं या 4 पॉइंट होते हैं? तो ल्यूइस ब्रेल की जो स्क्रिप्ट है वो किस पॉइंट पे होती है? 6 बिंदुओं का यूज करके अल्फ़ाबेट बनाए जाते हैं। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 6 पॉइंट्स। हिंदी में पढ़ लीजिए। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन। ओके, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ब्रेल लिपि का मतलब आविष्कार या किसने खोज की थी? तो जो थे वो क्या थे? ल्यूइस ब्रेल व्यक्ति के नामक ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर इन रूरल एरियाज villages because of heavy rain the house are made of almost 3 to 3.5 meter above the ground. Because these houses are made using bamboo pillar, the inside of the house are made of wood. This state is, कह रहे कि हमारे देश के एक राज्य में, राज्य के ग्रामीण इलाके में भारी बारिश के कारण जो वहाँ के घर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी ना घरों में घुस जाए। और वो कैसे बनाए जाते हैं? बैम्बू के पिलर्स यूज करके, और अंदर का लकड़ी से बनाया जाता है। ये कौन सा राज्य है? ऐसा कहाँ पे किया जाता है? तो ऐसा देखिए, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया कहाँ पे है? असम। असम के ग्रामीण इलाकों में घर जो है ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं और बैम्बू का पिलर यूज किया जाता है। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन, फोर्थ। गॉट इट? हिंदी में भी पढ़ लीजिए। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यहाँ घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है असम। ओके, गॉट इट? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, तो ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। वह राज्य का नाम बताइए जहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उपस्थित है। ओके, जो टाइगर के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर, उत्तराखंड। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस ऑफ 3 डिफरेंट प्लेसेस विथ ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लाइमेट। देखिए कुछ राज्यों के कुछ घरों के डिस्क्रिप्शन दिए डिफरेंट प्लेसेस के, ठीक है। इनमें से क्या सही है क्या गलत है हमें बताना है। ओके, पहला डिस्क्रिप्शन है, इन लेह लद्दाख हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स हैविंग 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल फॉर स्ट्रॉन्ग नेसेसरी थिंग, वुडन फ्लोर, फ्लैट रूफ। लेह में कैसे बनाए जाते हैं, पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। हैविंग 2 फ्लोर्स होती हैं, 2 इमारतें होती हैं ऊपर नीचे। अ ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल, जो नीचे की वो होती है अंडरग्राउंड, वो एनिमल और इम्पॉर्टेंट स्टोर करने के लिए होती है। और वुडन फ्लोर्स होते हैं और फ्लैट रूफ्स होती है। ओके, इन मनाली हाउसेस आर मेड ऑफ बैम्बू पिलर। मनाली में जो है हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर। देखिए अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था इससे पहले कि बैम्बू पिलर्स पे घर असम में बनाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। मेड ऑफ वुड एंड स्टोन तो सही है, लेकिन बैम्बू पिलर्स पे नहीं बनाए जाते हैं। मनाली में बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे मेड ऑफ वुड स्टोन्स एंड स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है ताकि बर्फ़ गिर जाए, तो ये बी स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सी है, इन राजस्थान पीपल इन रूरल एरिया लिव इन मड हाउस विथ रूफ ऑफ थॉर्नी बुसेस। राजस्थान में लोग मड का हाउस बनाए जाते हैं, मिट्टी का, ताकि घर जो है ठंडक रहे उसमें, और रूफ पे क्या है थॉर्नी बुसेस डाली जाती हैं बचाने के लिए। तो ये भी बात सही है, तो हमारा ए और सी ऑप्शन सही है। ओके, जो घरों का डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें ए एंड सी ऑप्शन सही है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ओके, हिंदी में भी ए एंड सी सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, टॉर्टोइस। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखिए कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, इनमें से हमें अलग डिफरेंट करना है। तो देखिए अलग इसमें से क्या होगा, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, क्रो उड़ने वाला जीव है, डक पानी में, फिश पानी में, टॉर्टोइस पानी में। तो देखिए क्रो इन सबसे अलग है, क्योंकि क्रोकोडाइल, डक, फिश और टॉर्टोइस का तो पानी से संबंध है, लेकिन क्रो से पीने के लिए यूज करता है, रहने के लिए नहीं। क्रो एक एरियल एनिमल है, वो पेड़ों पे और हवा में उड़ता है। ओके, तो ये क्रो जो है, कौवा जो है, इन सबसे भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कौवा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। हाथियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। हर्ड में हैव 20 to 25 एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। एक हाथियों के झुंड में 20-25 फीमेल होती हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। ओके, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है, मेल एलिफेंट लीव इन द हर्ड टिल दे आर 4-5 ईयर ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो झुंड में सिर्फ 4-5 साल की उम्र तक रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। बी, वो कम से कम 15-16 साल तक अपने झुंड में रहते हैं। और सी ऑप्शन है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव एंड ट्विग इन वन डे। एक जो है वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ ऑप्शन है, इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है वो सब कुछ डिसाइड करती है, ये भी बात सही है। ए ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन, अ हर्ड में है 20 to 25 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। एक हाथी के झुंड में 20 से 25 सी फीमेल होती हैं, सिर्फ 20 से 25, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऑप्शन देखते हैं। ओनली ए, ओनली सी, या ओनली सी एंड डी,
या ए बी डी। तो बी तो सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ से के हिसाब से होगा थर्ड ऑप्शन सी एंड डी सही हो जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन में ए बी सही है कुछ हद तक, लेकिन इसमें हमारे अगर यहाँ पे ए सी डी होता तो हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी और डी है। गॉट इट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी एंड डी। एक बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और दूसरा किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग इज। बिहार के लोगों के लिए सबसे बढ़िया समय कब होता है मधुमक्खी पालन के लिए? जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर टू दिसंबर। तो कौन सा समय होता है? अक्टूबर टू दिसंबर। देखिए ये इस समय जो है सरसों की खेती होने लगती है, तो जो सरसों के फूलों से जो है मधुमक्खियाँ रस लेके शहद बनाना प्रारंभ कर सकती हैं। तो ये सबसे सही समय होता है बिहार के लोगों के लिए। ओके, अक्टूबर से दिसंबर। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A tourist boarded on a train on 16 October 2021 from Udupi to Surat. The train departed from Udupi at 20:20 hour and reached Surat at 16:20 hour on the next day, that is 17 October 2021. If the distance between the two cities station is 1440 km, the average speed of the train during the journey of the tourist was। देखिए ये स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है टोटल उडुपी और सूरत के बीच में 1440 किलोमीटर, लेकिन अब हमें टाइम निकालना है। तो देखिए टाइम क्या होगा, वो 16 तारीख को 20:20 मतलब 8:20 रात के 8:20 से निकली है। तो 16 तारीख को वो जब तक 24 नहीं बज जाएगा इतना कवर करेगी। 16 तारीख को इतना टाइम, और 16 24 फिर 17 तारीख को 16:20। तो टोटल टाइम कितना हो गया? इसमें से 24 में से 20 माइनस कर दीजिए, 0 8 ओके। क्या 24 में से देखे ये हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट 16 तारीख को चलेगी। तो कितने टाइम हो गया? 0 और ये 60, ये 19 और 1, और ये 60 मिनट का 1 कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 आवर पूरा टाइम लेगी। ओके, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 72 किलोमीटर आ गया। तो 72 किलोमीटर, यहाँ तो मीटर पर सेकंड में दिया है, तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। फिर से समझ लीजिए, देखिए जो यहाँ पे 20 टाइम था, तो यहाँ से लेके 2400 आवर तो पूरा ही करेगी, और फिर 17 तारीख को कितना है? 16:20।
तो अब ये देखिए इसको टाइम गैप कैसे निकालेंगे। 16 तारीख को ये 24 घंटे हो गए और ये 20 घंटे 20 मिनट है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा लेके इधर कैरी दे देंगे। तो यहाँ से 1 घंटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 घंटे 60 मिनट इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे 20 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 और 2 में से 2 गया 0, तो 3 घंटे 40 मिनट ऐसे आ जाएगा। और 16 घंटे 20 मिनट इधर है, प्लस कर देंगे 0, 6, 6 प्लस 9 1, 19 घंटे 60 मिनट। तो ये 60 मिनट का क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो इधर आके 19 में प्लस हो जाएगा, टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 20 मिनट। तो सॉरी 20 घंटे। तो टाइम कितना ले रही है, 20 घंटे। डिस्टेंस है 1440 किलोमीटर। हम डिस्टेंस अरे स्पीड निकाल लेंगे किलोमीटर में 72 किलोमीटर पर आवर और फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ ड्रू अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता ऑफ वेस्ट बंगाल टू चंडीगढ़ देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विथ रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी। कह रहा है भारत के जो मानचित्र है उस पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कोलकाता से चंडीगढ़ के लिए, तो चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी कोलकाता के रिस्पेक्ट में। तो देखिए चंडीगढ़ यहाँ पंजाब में है, मान लीजिए यहाँ पे चंडीगढ़ और कोलकाता तो ईस्ट में है इधर। तो यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप भारत को मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ओके, देखिए आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सॉल्यूशन दिया जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में बहुत रिपीट होते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द अनियन क्रॉप। देखिए प्याज की फसल को उगाने के लिए क्या सही सीक्वेंस है, सोइंग द सीड्स, वीडिंग, कटिंग द ड्राइड लीफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अनियन, डिगिंग टू लूजन द सॉइल, प्लकिंग द ओनियन आउट। ये कुछ सीक्वेंस दिए हैं और फिर इनको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। हिंदी में समझ लीजिए, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों को सही क्रम चुनिए। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना और प्याज को उखाड़कर निकालना। तो क्या सही सीक्वेंस होगा, प्याज को उखाड़कर निकालना, सही सीक्वेंस क्या होगा इसमें से, DAEBC या DEABC, DBAEC या DABEC। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे। ओके, गुड़ाई करने के बाद क्या करेंगे, बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद कुछ दिन 2-3 महीने टाइम लगेगा, उसके बीच में हम खरपतवार निकालते रहेंगे ताकि प्याज के अलावा और कोई घास वास ना उगाए। फिर क्या करेंगे, जब फसल तैयार हो जाएगी तो प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे और फिर जो ऊपर की जो पत्तियां फिर सूख जाती हैं उसको काट कर अलग करेंगे। तो सही देखिए पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है और फिफ्थ स्टेप ये है। तो
ए बी ई सी, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ए बी ई सी, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये विभिन्न चरण हैं प्याज की खेती के लिए। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74th क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्री। कौन सी जो है डेजर्ट ओक, रेगिस्तान में उगने वाला एक पौधा होता है ओक ट्री, ठीक है, उसका कौन सा फीचर्स नहीं है? रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं पानी की तलाश में, सही है। ट्रंक स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करता है, सही है। हैव फ्यू लीव्स, पत्तियां कम होती हैं, ये भी बात सही है। हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव, बहुत पेड़ बड़ा होता है और न्यूमरस बहुत ज़्यादा पत्तियां होती है, तो ये फीचर इसका नहीं होता है। देखिए इसकी खासियत क्या है? रूट गो डीप इन, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं पानी की तलाश में। ट्रंक स्टोर वाटर, इसके जो तने हैं इसमें पानी भरा होता है, रेगिस्तान के लोग इसका यूज भी करते हैं, डाल को काट के पानी पीते हैं। एंड हैव फ्यू लीव्स, पत्तियां कम होती हैं ताकि इवोपरेशन कम हो सके, तो पानी का लॉस कम हो, ठीक है। और हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव, पत्तियां बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, नहीं, पत्तियां इसमें जितनी बड़ी होंगी तो वाटर लॉस उतना ज़्यादा होगा, तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये गलत है और ये डेजर्ट ओक का एक फीचर नहीं है, ये उसकी खासियत नहीं है। ओके, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक साहब लूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं पाई जाती है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेबर्स स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखिए तमिलनाडु से महाराष्ट्र का तो कोई लिंक ही नहीं है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का तो है। आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका इन तीनों का है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड केरला, उड़ीसा का भी नहीं है और गुजरात का भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ओके, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटक, ये तीन राज्य उसके निकटवर्ती राज्य हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ से ईवीएस की पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। चलते हैं ये क्वेश्चनों पे। मोहन सेयर्स इन द क्लास दैट हर फादर प्रिपेयर कुल्हड़, यू वांट टू टीच स्टूडेंट टू प्रिपेयर कुल्हड़ फॉर ड्रिंकिंग टी अंडर द थीम थिंग वी मेक एंड डू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स विल यू यूज? देखिए मोहन क्लास में शेयर करता है कि उसके पिताजी क्या बनाते हैं? कुल्हड़ बनाते हैं। अब एक टीचर वो बताना चाहता है अपने बच्चों को कि कुल्हड़ तैयार करने क्या करने के लिए? चाय पीने के लिए। ईवीएस की एक थीम है थिंग वी मेक एंड डू। देखिए लास्ट जो 27 दिसंबर का क्वेश्चन था उसमें ये आया था कि थिंग वी मेक एंड डू ये क्या है? थीम है, सब थीम है, टॉपिक है, चैप्टर है, क्या है? तो इसमें हमने आंसर लगाया था कि ये थीम है। यहाँ पे देखिए बता रखा है कि थिंग वी मेक एंड डू के तहत जो है टीचर एक कार्य करवाना चाहती है, बच्चों से क्या बनवाना चाहती है? कुल्हड़ बनवाना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स विल यू यूज? तो हम इनमें से कौन सा रिसोर्स यूज करेंगे? कम्युनिटी रिसोर्स, टेक्नोलॉजी रिसोर्स, मीडिया रिसोर्स, रिसोर्स इन नेचर। देखिए कुल्हड़ क्या बने? कुल्हड़ मिट्टी से बनते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का तो रिसोर्स चाहिए नहीं, तो ये ऑप्शन सही है। मीडिया रिसोर्स, इसमें बहुत ज़्यादा मीडिया की भी जरूरत नहीं है। हाँ, रिसोर्स इन नेचर जो है, रिसोर्स इन नेचर, अब
मिट्टी तो नेचर में ही मिलेगी, ये ऑप्शन भी हो सकता है। और कम्युनिटी रिसोर्स, देखिए कि हम कम्युनिटी रिसोर्स करेंगे, समुदाय का यूज करेंगे। तो देखिए नेचर में मिट्टियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं, मृदा कई प्रकार की पाई जाती हैं। तो कुल्हड़ बनाने के लिए हमें किस टाइप का वो मिट्टी चाहिए, ये हमें जानकारी कैसे मिलेगी? अपने समुदाय के आसपास के लोगों से, या जो मोहन के जो फादर हैं उनसे। जैसे क्ले टाइप की जो सॉइल होती है वो बेस्ट होती है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? पहले कम्युनिटी रिसोर्स का। ओके, ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ऐसे। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हो। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। ओके, हमें राइट आंसर इसका ये भी लग सकता है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन सीटेट ने क्या माना हुआ है? सामुदायिक संसाधन को राइट आंसर माना है। तकनीकी का तो बहुत ज़्यादा यूज है नहीं इसमें, और मीडिया का भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ये दो आंसर हमें सही लग सकते हैं, लेकिन सीटेट ने क्या माना है? सामुदायिक संसाधन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस? जो है इसमें से साइंस का, विज्ञान का वर्णन करने के लिए सर्वोत्तम कौन सा कथन है? पहला ऑप्शन है साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज एंड स्टैटिक। साइंस जो है सुव्यवस्थित, ज्ञान और स्थिर है। सेकेंड है साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। थर्ड, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड सिस्टमाइज्ड। फोर्थ, साइंस इज बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड डायनेमिक। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? हिंदी में भी पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन। विज्ञान सुव्यवस्थित और ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान का ज्ञान क्या एकदम स्थिर है? नहीं, ये स्थिर नहीं है, डायनेमिक है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए ज्ञान जो है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। तो एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही है। विज्ञान संगठित ज्ञान है एवं सुव्यवस्थित है। विज्ञान जो है सुव्यवस्थित है, तो सुव्यवस्थित तो हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते। विज्ञान संगठित ज्ञान है, फिर यहाँ संगठित है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। संगठित एवं गत्यात्मक तो है, लेकिन संगठित भी नहीं है। ये सेकंड ऑप्शन क्या है? विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन, ये सर्वोत्तम कथन है। ओके, साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन, ये सब है साइंस। ओके, गॉट इट? ये इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग? एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ईवीएस को डिस्क्राइब करता है, ईवीएस सब्जेक्ट को वर्णन करता है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बी, शेयरिंग ऑफ आइडिया स्किल अमंग लर्निंग। सी, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड। डी, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर। इनमें से क्या ऑप्शन है? तो देखिए इसमें से क्या है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, शेयरिंग ऑफ आइडिया स्किल अमंग लर्नर, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कुछ स्टेटमेंट हम हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हैं। ईवीएस को सीखने के लिए क्या वर्णन है? पर्यावरण के ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, ठीक। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये भी अच्छी बात है। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, प्रेषित जो ट्रांसमिट की गई नॉलेज को प्राप्त करना। और अधिगम
कर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये भी सही है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कंफ्यूजिंग है, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए या डी ए बी। तो इसका जो राइट आंसर सीटेट ने माना है वो किसको माना है, डी ए बी, दैट इज डी, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर, शेयरिंग ऑफ आइडिया स्किल अमंग लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन तीनों को सीटेट ने राइट आंसर माना है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो सब्जेक्ट है उसको कौन सा कथन बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करता है। अ सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरनमेंट, वो विषय जो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाता है। सेकंड, अ सब्जेक्ट टॉट इन क्लास 1st to 5th, वो विषय जो क्लास 1st से 5th तक पढ़ाया जाता है। थर्ड, अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड इन्वायरमेंट, वह विषय जो चाइल्ड के वातावरण से संबंधित हो। फोर्थ, अ सब्जेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस थीम, ऐसा सब्जेक्ट दो जिसमें बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की थीम्स हो। तो इसका क्या आंसर हो गया, प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस को जो सबसे बढ़िया तरीके से वर्णन करता है वो थर्ड ऑप्शन है, अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड इन्वायरमेंट, बच्चे के आसपास के वातावरण को जो अच्छी तरीके से वर्णित कर सके वही क्या है, ईवीएस सब्जेक्ट है। ओके, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय जो है, ये जो कथन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In an EVS class, Rita asked her teacher why she is expected to prepare tea for guests, why her brother is not expected to do so. In this, an issue related to EVS. EVS क्लास में रीता जो है अपनी क्लास टीचर से पूछती है कि क्यों उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मेहमान के आने पर वो चाय बनाए, बल्कि उसके भाई से ये आशा नहीं की जाती है। तो क्या ये क्वेश्चन जो इशू है ईवीएस से रिलेटेड है? ऑप्शन है नो, सिंस इट डज नॉट नर्चर क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट, नहीं ये क्योंकि ये स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को नर्चर नहीं करता है। सेकंड है नो, सिंस इट इज़ कंसर्न विद द नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ऑफ द, ये छात्र के नॉर्मल रूटीन से कंसर्न है इसलिए भी वो नहीं करता है। थर्ड, यस, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी ऐसे इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये बराबरी मतलब लड़के लड़की के बीच बराबर का हक और भेदभाव को उल्लेखित करता है। फोर्थ, यस, सिंस इज स्टूडेंट इज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हर डेली लाइफ, हाँ इसलिए कि वो अपना अनुभव जो है डेली का अनुभव जो है टीचर के साथ साझा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड, यस, दिस इशू इज रिलेटेड टू ईवीएस बिकॉज सिंस रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ये लड़के और लड़की के बीच के भेदभाव को उल्लेखित कर रहा है ये स्टेटमेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव को संबंधित करता है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट टू, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के बारे में सबसे बढ़िया एक्टिविटी क्या होगी, कौन सी गतिविधि होगी, मतलब जल संरक्षण के बारे में पढ़ाना है तो कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम होगी? कलेक्ट स्टोरी, पोएम एंड सॉन्ग रिलेटेड टू सेविंग वाटर, पानी बचाने के बारे में स्टोरी कलेक्ट करना, पोएम करना और सॉन्ग रिलेटेड टू सेविंग वाटर, नहीं इससे नहीं होगा।
ऑब्जर्व पिक्चर रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर, डिस्कस वेयर इज द यूज ऑफ वाटर इज मोर। ऐसी पिक्चरों को देखना जहाँ यूज ऑफ वाटर एंड डिस्कस वेयर द यूज ऑफ वाटर इज मोर, ये भी सही नहीं है। थर्ड, प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे डिड एंड देयर फैमिली मेंबर यूज वाटर। ऐसा बजट बनाना जो अपने घर में यूज करते हैं, ये एक्टिविटी कुछ हद तक सही है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एक्टिविटी दे कैन डू यूजिंग वाटर विदाउट वाटर। ऐसी एक्टिविटी बनाना जो पिक्चर बनाना हो जिसमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में बनाना हो। तो देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों को खुद जागरूक करें, सेंसिटिविटी डेवलप करें कि कहाँ पानी, वो अपने घर में देखें कि कहाँ पानी ज़्यादा यूज हो रहा है या कम, हम उसको किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन पढ़ाने का ये सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए कि वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं और इसका जल बजट बनाएं। अगर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो उसको कम करें, और कम करते हैं तब तो बेहतर है, और किस तरीके से हम पानी को बार बार यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक बताएं। ओके, ये आंसर थर्ड सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप to forest at night, a student of class 3rd draw your attention toward the she was made by an insect. Asks, what is it? Another student replied, that is the sound of star twinkling. An EVS teacher, what you do? देखिए, कुछ बच्चे एजुकेशनल ट्रिप पे गए, रात में जंगल में गए। क्लास 3rd का स्टूडेंट कुछ आवाज़ सुनता है शी करके, ठीक है, जो कि इंसेक्ट द्वारा बनाई जा रही है। इंसेक्ट से आवाज़ आ रही है, किसी कीट पतंगे से। एक टीचर, बच्चा पूछता है क्या है ये, तो दूसरा बच्चा बोलता है कि यह आवाज़ तारों के टिमटिमाने की आवाज़ है। तो आप एक ईवीएस टीचर के तौर पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, करेक्ट द स्टूडेंट बाय टेलिंग दैट इट इज़ अ वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय अ इंसेक्ट। आप तुरंत बता देंगे कि नहीं, ये गलत है और ये आवाज़ जो है एक कीट पतंगे से आ रही है। थर्ड है, अलाउ अदर स्टूडेंट टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेस। कुछ बताएंगे नहीं और देखेंगे और दूसरे बच्चों को मौका देंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक, ये भी बात सही है। एक्सेप्ट देयर दिस एक्सप्लेनेशन एंड सीज दे विल लर्न इन हायर। छोड़ देंगे, उस बात पे ध्यान ही नहीं देंगे, वो खुद समझ जाएंगे बड़ी क्लासेस में। तो ये चीज़ तो सही नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू सर्च फ्रॉम वेयर द, उनको भेज देंगे कि जाके जंगल में देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ये तो और भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अलाउ अदर स्टूडेंट टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेस। ये फर्स्ट ऑप्शन भी सही है कि आप उसे तुरंत बता देंगे। देखिए, पहले आप दूसरे बच्चों का रिस्पॉन्स देखिए, फिर अगर वो भी गलत बताते हैं तब आप फर्स्ट ऑप्शन कि नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ये एक कीट पतंगे से आवाज़ आ रही है, आप ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो राइट आंसर क्या होगा? अलाउ अदर स्टूडेंट टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेस। और भी बच्चों का जानने के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अन्य विद्यार्थियों को उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The result of the experiment is suggested in an EVS book must be given। कह रहा है कि जो EVS की बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिए रहते हैं उसमें क्या आता है? मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट सो द स्टूडेंट कैन वेरीफाई। कह रहा है कि EVS की बुक के चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट दिए रहते हैं, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट दिए रहते हैं वो उनसे क्या रिलेट, मतलब उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में देना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको वेरीफाई कर सकें। थर्ड है, मस्ट नॉट बी गिवन सिंस स्टूडेंट मस्ट ऑब्जर्व एंड डेराइव इन्फरेंस। रिजल्ट को नहीं देना चाहिए, स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करे और ऑब्जर्व करेंगे, कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे।
थर्ड है मस्ट बी एक्सप्लेन बाय ईवीएस टीचर सो द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। ईवीएस टीचर द्वारा रिजल्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि स्टूडेंट समझ सकें। थर्ड है मस्ट बी एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न। मस्ट बी एक्सप्लेन, एक्सपेरिमेंट के एंड में रिजल्ट को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको सीख सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो माना गया है, देखिए बात तो सही है, दिया भी जाना चाहिए और नहीं भी दिया जाना चाहिए। कुछ हद तक दिया जाना चाहिए ताकि लास्ट में जो स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है फिर वो मैच कर सके। अगर गलती ही है तो फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ईवीएस का भी रिजल्ट दिया ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे जो सीटेट ने आंसर माना है, सेकंड ऑप्शन को आंसर माना है, मस्ट नॉट बी गिवन सिंस स्टूडेंट मस्ट ऑब्जर्व एंड डराइव इन्फ्रेंस। एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट को नहीं दिया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है खुद एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ऑब्जर्व करें और कुछ आंसर डराइव कर सकें। गॉट इट? पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। देखिए वो निष्कर्ष तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन वो सही है, सही निष्कर्ष निकल रहा है कि सही नहीं निकल रहा है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? तो यहाँ पे लेकिन सीटेट ने इसी को राइट आंसर मांगना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गार्डनर ऑफ योर स्कूल कलेक्ट ड्राइड लीव्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन एंड बर्न देम। वन ऑफ योर स्टूडेंट कंप्लेन अबाउट दिस टू यू, व्हाट विल यू डू? कह रहा है आपके स्कूल का जो माली है वो सूखी पत्तियों को कलेक्ट करता है गार्डन में और आग लगा देता है। आपकी क्लास का छात्र आपसे कंप्लेन करता है, तब आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट द गार्डनर इज रिड्यूसिंग गार्डनर वेस्ट। छात्र को बताएंगे कि वो गार्डनर जो है, माली जो है, गार्डन के कचड़े को कम कर रहा है, ये बताएंगे। थर्ड, आस्क द स्टूडेंट टू हेल्प द गार्डनर इन कलेक्टिंग ड्राई लीव एंड हेल्प देम टू मेक कंपोस्ट। स्टूडेंट को कह देंगे कि जाके माली की मदद करो ताकि पत्ते बिनने में और फिर उसकी हेल्प करो कंपोस्ट बनाने में, ये करेंगे। थर्ड है, टॉक टू द गार्डनर एंड इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू डू सिंस इट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। माली को बताएंगे कि इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपसे ऐसा ना करे क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फोर्थ ऑप्शन है, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू सॉल्व द इशू सिंस दिस में पॉल्यूट द स्कूल एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को अवगत कराएंगे इस प्रॉब्लम से और कहेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें क्योंकि इससे स्कूल पर्यावरण को नुकसान होगा। देखिए ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं है। एक्सप्लेन द स्टूडेंट टू दैट द गार्डनर इज रिड्यूसिंग गार्डन वेस्ट, ये नहीं कि गार्डन के वेस्ट को कम कर रहा है, लेकिन टॉक टू द गार्डनर ऐसा हमें लग सकता है कि हम थर्ड ऑप्शन कर दें कि गार्डनर को बता दें कि ऐसा दोबारा ना करें क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आप अपना टाइम बचाने के लिए प्रिंसिपल को भी बता सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सीटेट ने राइट आंसर माना है वो क्या माना है? आस्क द स्टूडेंट टू हेल्प द गार्डनर। आप जिस बच्चे ने कंप्लेन की है उस बच्चे को आप माली के पास भेज देंगे कि जाके माली की मदद करो और माली को बताओ कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है। सीटेट ने इस आंसर को माना है। हो सकता है ये ऑप्शन गलत लगे बाकी लोगों को, लेकिन सीटेट ने इसी को आंसर माना है। हालांकि ऐसा करने से हो सकता है कि बच्चा फिर दोबारा कोई चीज़ देखेगा वो फिर बताए ही ना। इससे हम ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं। इसका आंसर जो है सीटेट ने माना है, विद्यालय में सूखी पत्ती इकट्ठी करने पर बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खुद बनाने में खाद बनाने में सहायता करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजेंशियल एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी शिक्षण,
ठीक है, जो साथ में लिखते कॉपरेट, एक दूसरे से कॉपरेट करके सीखते हैं, ठीक है, उसके क्या फॉलोइंग एजेंशियल एलिमेंट क्या है? स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप में वर्क करें, समूह में कार्य करें, सही है। स्टूडेंट शेयर इन ग्रुप, ग्रुप में जो चीज़ें साझा करें, ये भी सही। स्टूडेंट compete पॉजिटिवली विथ अदर इन ग्रुप, पॉजिटिवली तरीके से compete करें, मतलब कंपटीशन करें अदर इन ग्रुप, ओके, ये भी बात सही है। स्टूडेंट सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में जो मेंबर हैं उनको एक दूसरे का सपोर्ट करें। ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ दो ही ऑप्शन चूज करने हैं, ए बी, बी डी, सी डी या ए डी, ओके। तो एजेंशियल एलिमेंट क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर माना है सीटेट ने, थर्ड को माना है सी एंड डी। स्टूडेंट compete पॉजिटिवली विथ अदर इन ग्रुप, जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे एक दूसरे से पॉजिटिवली, ठीक है, compete करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। वैसे कि ये भी दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम में आवश्यक तत्व हैं, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करें और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करें, ओके, ये थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन ईवीएस क्लास टीचर आस्क्ड ऑल स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड ऑन हाउ क्लोथ्स आर वॉश्ड। एक ईवीएस की क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा हाउ क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े कैसे धोए जाते हैं। स्टूडेंट आंसर दैट दे सी देयर मदर यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ्स सच एज एड सोप, बीट एंड क्लॉथ ऑन स्टोन, बीट विथ पैडल, स्क्रब एंड ब्रश और इन वॉशिंग मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन बेस्ट वाई द टीचर कंडक्ट दिस डिस्कशन। देखिए, तो बच्चे बताते हैं कि उनके घरों में कपड़े कैसे कैसे धुले जाते हैं, उनकी मदर कैसे कैसे कपड़े धुलती हैं। टीचर का क्या उद्देश्य है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन बेस्ट वाई द टीचर कंडक्टेड दिस डिस्कशन। इस तरह के डिस्कशन कंडक्ट करने का क्या रीजन था, कौन सा रीजन सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन। फॉर हाईलाइटिंग सोशल डिस्पैरिटी अमंग स्टूडेंट, ये करना कि समाज में कैसे भेदभाव है, ये बताना। फॉर इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन होम एक्सपीरियंस, स्टूडेंट को एनकरेज करना अपने घर के अनुभव को साझा करने के लिए, या घर पे किस किस तरह के काम होते हैं इस पे ध्यान देने की। फॉर प्रोवाइडिंग अ वेरिड कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ क्लोथ कैन बी वॉश्ड, और विभिन्न तरीके बताने के कि कपड़े किस तरीके से धुले जा सकते हैं। फॉर टीचिंग देम द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द क्लोथ, और डिफरेंट प्रोसेस बताना कि कपड़े धोने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसका रीजन क्या है, टीचर का इस तरह का रीजन करने का क्या था। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक भेदभाव, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सिर्फ मदर की बात की है, तो यहाँ पे सामाजिक भेदभाव का कोई बात नहीं की गई है, ये बात की गई है टीचर को इस तरह का डिस्कशन कंडक्ट करने का तरीका था बी, सी एंड डी स्टेटमेंट। घर के कार्यों पे ध्यान देने के लिए कि किस किस तरह के काम होते हैं, उनके प्रोसेस पे ध्यान देना, और वेरियस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, कपड़े किस तरीके से, कौन से कपड़े किस तरीके से धुल सकते हैं, ये सारी चीज़ें रीजन था टीचर का बताने का, ओके, गॉट इट। हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, और उन्हें कपड़े धोने के लिए प्रक्रिया सिखाने के लिए, ओके। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। देखिए, कंस्ट्रक्टिव
विश्ड क्लासरूम में, जहाँ पे जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो टीचर का क्या रोल होता है? रीड एंड एक्सप्लेन नॉलेज, रीड करना और नॉलेज को एक्सप्लेन करना, ये नहीं होता है। एनकरेज स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, स्टूडेंट को एनकरेज करना टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, कुछ नॉलेज ज्ञान मतलब कुछ क्रिएट करना, ये सही है। आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन, क्वेश्चन आस्क करना और एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन आस्क करना तो ये तो टीचर सेंटर्ड वाली बात हो गई। एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लेन, स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सके। तो बी एंड डी हमारे राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे। गॉट इट। आस्क क्वेश्चन एक्सप्लेन, जैसे क्लास में आए क्वेश्चन आस्क पूछने लगे और फिर बच्चों से क्या एक्सप्लेन, तो ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गई। रीड एंड एक्सप्लेन, ये भी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गई। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है? एनकरेज करना स्टूडेंट को कंस्ट्रक्ट नॉलेज करने के लिए और एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लेन, इसलिए हमारे बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। देखिए ये 27 दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन फिर 28 दिसंबर नेक्स्ट डे ही रिपीट हुआ है। ईवीएस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी, इंटीग्रेटेड या सिंगल सब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे विषयों में भी समाहित है। ओके, कथन पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो उपयुक्त विकल्प के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करे। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीचर इज डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट, सी आस्क्स स्टूडेंट अबाउट द टाइप ऑफ नेस्ट दे माइट हैव ऑब्जर्व्ड। टीचर जो है अपने क्लास में, ईवीएस की क्लास में नेस्ट के बारे में मतलब चिड़ियों के घोंसलों के बारे में डिस्कस करती है। सी आस्क्स स्टूडेंट अबाउट द टाइप ऑफ नेस्ट दे हैव माइट हैव ऑब्जर्व्ड, बच्चों से पूछती है डिफरेंट विभिन्न प्रकार के घोंसलों के बारे में जो उन्होंने देखा है। A student replied that few days ago sparrow built a nest in their balcony but his mother removed it। एक स्टूडेंट बताता है कि उसके घर के बालकनी में एक स्पैरो गौरैया ने क्या है घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मदर ने फेंक दिया उसको। रिमूव्ड इट्स सेइंग दैट द बालकनी इज गेटिंग डर्टी विथ ट्विग्स एंड एक्सक्रेटा ऑफ बर्ड। ये कह के फेंक दिया कि बालकनी क्या है गंदी हो रही थी उनके लाए हुए घास फूस से और उनके एक्सक्रीटा से। व्हाट शुड टीचर डू? अब टीचर को क्या करना चाहिए? टॉक टू स्टूडेंट मदर एंड टेल हर दैट शी हैड रॉन्ग बाय रिमूविंग द नेस्ट। क्या है? स्टूडेंट की मदर से बात करेंगी और उनको बताएंगी आपने गलत किया, ये बताएंगी। Conduct workshop for students and parents and explain why bird nest should not be destroyed। एक वर्कशॉप, एक मीटिंग अरेंज करेंगी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए नेस्ट के बारे में बताने के लिए कि क्यों चिड़ियों के घोंसले रिमूव नहीं करने चाहिए। थर्ड है आस्क स्टूडेंट टू विजिट अ नियर बाय बर्ड सेंचुरी एंड देयर पेरेंट्स एंड वॉच बर्ड नेस्ट। आसपास के बर्ड सेंचुरी में विजिट करने के लिए कहेंगे पेरेंट्स और उनको ताकि वो बर्ड के नेस्ट दे सकें। थर्ड टेल स्टूडेंट दैट द मदर इज राइट सिंस बर्ड, ये कहेंगे कि तुम्हारी माँ ने सही किया। तो ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। और टॉक उसकी मदर को बुला के कहेंगे कि आपने गलत कार्य किया, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे क्या है? कंडक्ट वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन वाई बर्ड नेस्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये ऑप्शन ये है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करें कि उन्हें समझना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए।
ओके, इस एक्टिविटी से आप बताएंगे कि जैसे घोंसले क्यों आवश्यक हैं। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। While teaching about conservation of natural resource, you told the student that we should turn off vehicle at crossroad during red light. देखिए, एक टीचर जो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ाते समय ये बोलती है स्टूडेंट को कि हमें जो है गाड़ियाँ जो है अपनी जो व्हीकल्स होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए जब रेड लाइट सिग्नल हो। नेक्स्ट डे वन ऑफ योर स्टूडेंट से दैट हिज फादर डिड नॉट फॉलो दिस। नेक्स्ट डे क्या कहता है, एक स्टूडेंट कहता है कि उसके फादर ये नियम फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट इज़ बीइंग नेग्लेक्टेड बाय द फादर ऑफ द स्टूडेंट। इसमें से क्या चीज़ है जो फादर के द्वारा नेग्लेक्ट की गई है। एंश्योरिंग रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी का वो पालन मतलब फॉलोइंग ऑफ ट्रैफिक रूल फॉलो, कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के बारे में कंसर्न, जूडियस यूज ऑफ फ्यूल। क्या चीज़ है, इसमें से क्या उसके फादर के द्वारा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए रोड सेफ्टी और यहाँ ट्रैफिक रूल का तो कोई बात ही नहीं की गई है। उसके फादर जो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में सजग नहीं है, ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और जूडियस यूज में जो है नियम से जो फ्यूल का यूज किया जाना चाहिए ये भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी एंड डी। ओके, हिंदी में पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों की प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हम चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है। तो पर्यावरण के लिए चिंतित नहीं है, ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो दो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को सेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।